हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं करारोपण के आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन में काफ़ी सारे अपन प्रभावों को लेंगे। तो आज हम लेंगे इसमें कि करारोपण का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लें कि करारोपण के आर्थिक प्रभाव क्या क्या हैं। वैसे तो टैक्स जो सरकार लगाती थी वो प्राचीन काल में केवल रेवेन्यू राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत, वर्तमान समय में भी और प्राचीन समय में भी टैक्सेशन या करारोपण जो था वो राज्य की आय प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। परंतु वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि सरकार राजस्व तो प्राप्त करती है, इसके साथ साथ और बहुत सारे उसके उद्देश्य होते हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार को टैक्सेशन या करारोपण करना पड़ता है। जैसे कि आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए सरकार करारोपण करती है, उसके माध्यम से उपभोग उत्पादन को नियमित करती है। इसके साथ साथ सार्वजनिक व्यय जो है उसके बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनके करने के लिए सरकार को टैक्सेशन करना पड़ता है। तो आय और धन के वितरण की यदि असमानता को कम करना है तो सरकार को कर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार जो है करारोपण का उद्देश्य केवल सरकार का राजस्व प्राप्त करना ही नहीं है, वरन इसकी सहायता से सरकार आर्थिक स्थायित्व को प्राप्त करने का प्रयास करती है, आय और धन के वितरण की असमानता को कम करने का प्रयास करती है, और इसके साथ साथ वो राजस्व तो प्राप्त करती है, राजस्व का तो मुख्य स्रोत है ही। तो इस संदर्भ में डॉल्टन ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्तम कर पद्धति वह है जिसमें उत्तम अथवा न्यूनतम बुरे आर्थिक प्रभाव पड़े। डॉल्टन ने क्या कहा कि सबसे अच्छी कर पद्धति कौन सी है जिसके या तो न्यूनतम बुरे प्रभाव पड़े या अच्छे सबसे अच्छे प्रभाव पड़े, उत्तम आर्थिक प्रभाव पड़े या न्यूनतम, यदि ये निश्चित है कि इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तो न्यूनतम हो और अच्छा हो तो सबसे अच्छा हो। तो इस तरह से वह पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है। तो प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि टैक्स जब सरकार लगती है तो उसके कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, तो उसने इनको 3 शीर्षकों में बांटा है। प्रोफेसर डाल्टन ने करारोपण के प्रभाव जो हैं उनको 3 बिंदुओं में या 3 शीर्षकों में बांटा है। सबसे पहला है उत्पादन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। दूसरा है वितरण पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके साथ ही अन्य प्रभाव कि उत्पादन के अन्य प्रभाव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि करारोपण का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्पादन पर प्रभाव को देखने के लिए उन्होंने कहा कि उत्पादन पर प्रभाव डायरेक्ट नहीं पड़ेगा करारोपण का, इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेंगे। अप्रत्यक्ष प्रभाव कैसे पड़ेंगे कि कुछ और चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। पहले किस पर पड़ेगा, काम करने, बचत करने, निवेश करने की योग्यता पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी इच्छा पर प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक साधनों के हस्तांतरण पर प्रभाव पड़ेगा या स्थानांतरण पर प्रभाव पड़ेगा, और उसके माध्यम से उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब टैक्सेशन का डायरेक्ट उत्पादन पर प्रभाव नहीं होगा। कैसे होगा, उत्पादन या तो करारोपण से कम होगा या ज्यादा होगा, दो ही तो प्रभाव हो सकते हैं, या तो बढ़ सकता है उत्पादन या तो उत्पादन कम हो सकता है। तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन के साधनों की सहायता से। तो टैक्स का उन उत्पादन के साधनों की, काम करने की, बचत करने की, निवेश करने की योग्यता पर प्रभाव। अब साधनों में भी एक प्राकृतिक संसाधन है और एक मानवीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन हमारे पास सीमित है, वो लिमिटेड है जो है, उसके हमको क्या करना है, उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन जितनी कुशलता से उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेगा उत्पादन उतना ही तेजी से बढ़ेगा, मतलब उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और यदि उनका उपयोग कुशलता से नहीं किया गया तो उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि टैक्स जब सरकार लगाएगी तो हमें देखना पड़ेगा कि उत्पादन पर यदि प्रभाव को देखना है तो सबसे पहले क्या देखना होगा कि टैक्स जो लगा है उससे काम करने की, बचत करने की और निवेश करने की योग्यता, एबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ा। व्यक्ति ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा काम करने के योग्य हुए हैं कि कम, काम करने, बचत करने और निवेश करने की इच्छा पर प्रभाव। मान लो योग्यता बढ़ गई लेकिन इच्छा नहीं है तो भी उत्पादन नहीं बढ़ेगा। और उसकी सहायता से जो टैक्स लगाया है वो कौन से क्षेत्रों में लगा है, उसके कारण से जो आर्थिक साधन है या संसाधन है वो कौन से उपयोगों की तरफ जा रहे हैं, उपयोगी या लाभदायक उपयोगों की तरफ उद्योगों की तरफ जा रहे हैं, या पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो रहा है उससे, या हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन की तरफ जा रहे हैं। तो हमको इसमें ये देखना पड़ेगा। तो डॉल्टन ने कहा कि जब हम इन 3 चीजों का अध्ययन करेंगे कि टैक्स के लगने से व्यक्ति की काम करने, बचत करने, निवेश करने की जो योग्यता है वो बढ़ी है तो उत्पादन नेचुरली बढ़ेगा।
घटी है तो कम होगा। उसकी इच्छा पर, मान लो योग्यता बढ़ गई लेकिन मेरी काम करने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और आर्थिक साधन टैक्स लगने के कारण किस तरफ जा रहे हैं, उपयोगी उद्योगों की तरफ जा रहे हैं कि हानिकारक उद्योगों की तरफ जा रहे हैं, जो विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन की तरफ जा रहे हैं कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की तरफ जा रहे हैं, पिछड़े क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं कि विकसित क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। तो ये तीनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि जो सरकार ने टैक्स लगाया उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जब सरकार ने टैक्स लगाया, टैक्सेशन किया, करारोपण किया, तो व्यक्ति की काम करने, बचत करने और निवेश करने की योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि काम जितना ज्यादा करेगा व्यक्ति, आय उतनी ज्यादा होगी, आय ज्यादा होगी तो बचत ज्यादा होगी, बचत ज्यादा होगा तो निवेश ज्यादा होगा, और ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ेगा। निवेश जितना ज्यादा होगा उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा। तो अब हम देखते हैं कि काम करने, बचत करने और निवेश करने की योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कराधान का अर्थ है व्यक्तिगत हाथों में से सरकार की ओर क्रय शक्ति का स्थानांतरण। टैक्सेशन का मतलब क्या है कि जब सरकार टैक्स लगाती है तो व्यक्ति के हाथ में जो क्रय शक्ति, आय का मतलब परचेजिंग पावर, आय मतलब परचेजिंग पावर का मतलब कि उसके पास यदि इनकम है, मुद्रा है, तो वो जिस वस्तु को चाहे उसको खरीद सकता है, उसको खरीदने की क्रय शक्ति उसके हाथ में है। तो कराधान का अर्थ क्या हुआ कि ये जो क्रय शक्ति है वो सरकार ने क्या कर दी, टैक्स के माध्यम से अपने हाथों में ले ली, व्यक्ति के हाथ से सरकार के हाथ में चली गई। तो डाल्टन कहते हैं कि इसके अच्छे प्रभाव भी पड़ेंगे और बुरे प्रभाव पड़ेंगे, दोनों तरह के प्रभाव पड़ेंगे। अच्छे प्रभाव क्या पड़ेंगे कि यदि सरकार ने ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया है जिसका उपयोग निर्धन वर्ग करते हैं, निर्धन वर्ग जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, यदि सरकार ने उन वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया तो इससे क्या होगा, उन लोगों की उपभोग क्षमता, उपभोग घटेगा तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो काम करने की योग्यता या क्षमता कम, योग्यता जो है वो कम हो जाएगी। काम करने की योग्यता कम होने का मतलब है आय कम होगी, आय कम होगी तो बचत कम होगी, और बचत कम होगी तो निवेश कम होगा। तो इससे जो है वो बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निर्धन वर्ग जो है उनका आय इतनी होती है कि वो अपना उपभोग जो है, आवश्यक वस्तुओं के उपभोग को या अपने जीवन निर्वाह स्तर को मेंटेन कर पाते हैं। अब यदि उन पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया तो उनका उपभोग और घट जाएगा, और घटने से उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनकी काम करने की जो योग्यता है वो प्रभावित होगी, जिससे बचत प्रभावित होगी और उससे निवेश प्रभावित होगा। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि इससे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब यदि सरकार धनी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वर्ग के लोगों की काम करने की योग्यता व क्षमता पर कराधान का इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, कहते हैं कि यदि निर्धन वर्ग पर सरकार ने टैक्स लगाया तो व्यक्ति की क्या होगी, काम करने की, बचत करने की, निवेश करने की क्षमता कम हो सकती है। लेकिन यदि धनी वर्ग पर सरकार टैक्स लगाती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी काम करने की क्षमता या योग्यता जो है कम हो। क्यों, क्योंकि अमीर व्यक्तियों पर जो टैक्स लगेगा उसके पास कोई खाने की कमी थोड़ी है, उसके पास, वो तो ज्यादा पैसा अपना विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन पर लगाता है, उपभोग पर लगाता है। तो यदि सरकार ने टैक्स लगाया तो क्या होगा, विलासिता से संबंधित जो वस्तुएं उनका उपभोग जो है वो कम होगा, उससे उसकी काम करने की योग्यता व क्षमता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सरकार, डाल्टन कहते हैं या अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि निर्धनी वर्ग पर सरकार ने टैक्स लगाया, मतलब प्रगतिशील यदि करारोपण है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की काम करने की, बचत करने की और निवेश करने की जो क्षमता है या योग्यता है उस पर कोई बुरा प्रभाव विशेष पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनका उपभोग जो है उस पर खर्चा कम नहीं होने वाला है। वो जो टैक्स लगा है उसके कारण से उनकी विलासिता की जो वस्तुएं हैं, जरूरतें हैं, उन पर प्रतिबंध लगेगा। अब अच्छा प्रभाव क्या है, यदि सरकार जो है आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स लगा दे, ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग जो है व्यक्ति, सभी व्यक्ति जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं, यदि उन पर टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, उनका उपभोग कम होगा, कम होगा तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो काम करने की योग्यता जो है वो प्रभावित होगी। लेकिन यदि सरकार मादक पदार्थों पर कर लगाती है तो इससे व्यक्ति की काम करने की योग्यता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्यों, कि यदि मादक पदार्थ जैसे नशीले पदार्थ है, शराब है
या अल्कोहल्स या कुछ और मादक पदार्थ है, यदि उन पर सरकार ने टैक्स लगाया तो वो महंगे होंगे तो उनका उपभोग कम होगा, उपभोग कम होगा तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो ज्यादा काम करेंगे, उनकी काम करने की योग्यता बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने लिया कि सरकार यदि निर्धन वर्ग पर टैक्स लगाएगी तो उससे योग्यता पर, काम करने, बचत और निवेश करने की योग्यता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यदि धनी वर्ग पर ऐसी वस्तुओं पर टैक्स लगाया या धनी वर्ग पर टैक्स लगाया, उनकी आय पर टैक्स लगाया, तो ऐसी स्थिति में इसका कोई प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि सरकार आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर कर लगाती है तो इससे काम करने, बचत करने, निवेश करने की योग्यता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यदि मादक पदार्थों पर सरकार ने, नशीले पदार्थों पर सरकार ने टैक्स लगाया तो इससे काम करने, बचत करने की योग्यता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब हम लेते हैं काम करने, बचत करने और निवेश करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। योग्यता पर हमने देख लिया कि व्यक्ति की योग्यता, यदि मादक पदार्थों पर सरकार टैक्स लगाती है तो व्यक्ति की काम करने की जो योग्यता है वो बढ़ सकती है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जो पैसा जो मादक पदार्थों के उपभोग पर वो खर्च करता था वो अच्छी वस्तुओं के उपभोग पर खर्च करेगा, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा और वो काम ज्यादा करेगा। लेकिन काम करने की योग्यता तो बढ़ गई, लेकिन वो उसकी इच्छा है कि नहीं काम करने की। मेन बात यह है कि यदि व्यक्ति की योग्यता है लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता है तो फिर कैसे होगा काम, उत्पादन कैसे बढ़ेगा। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि व्यक्ति की योग्यता को तो हम माप सकते हैं कि ये व्यक्ति किस काम को करने के योग्य है, लेकिन उसकी उसकी इच्छा का पता कैसे लगाएं कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि इच्छा का संबंध उसकी मानसिक दशा से है, उसके मेंटल स्टेटस से है, और मानसिक दशा जो है एक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है, जिसकी जानकारी हम नहीं प्राप्त कर सकते। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी, मतलब इसलिए काम करने, बचत करने और निवेश करने की जो इच्छा है वो क्या है, मानसिक है, इसका संबंध वस्तुगत नहीं है, व्यक्तिपरक है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। परंतु फिर भी अर्थशास्त्री कहते हैं कि हम काम करने, बचत करने और निवेश करने की जो इच्छा है इस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी दो बातों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। पहला, कि करदाता की मानसिक प्रतिक्रिया, कि जब टैक्स लगता है तो उसकी मानसिक प्रतिक्रिया क्या है, इसकी जानकारी कैसे लेंगे। ये लेंगे कि व्यक्ति की आय की मांग की लोच कैसी है। आय की मांग की लोच, कि व्यक्ति जो है, यदि मान लो किसी व्यक्ति ने एक निश्चित जीवन स्तर अपना मेंटेन कर लिया और उसको बनाए रखना चाहता है, तो कितना भी टैक्स लगाए वो उस स्तर को बनाए रखेगा। मतलब आय की मांग की लोच यदि बेलोचदार है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि आय के प्रति उसकी लोच कैसी है, मांग की लोच कैसी है। उस आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा कि करारोपण का प्रभाव कैसा पड़ेगा। यदि बेलोचदार है तो कैसा होगा, लोचदार है तो कैसा होगा, इकाई लोचदार है तो कैसा होगा। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस करदाता की आय के प्रति मांग की लोच क्या है। उस आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर है कर की प्रकृति। व्यक्ति की काम करने, बचत करने की इच्छा जो है वो कर की प्रकृति पर भी निर्भर। कर की प्रकृति का मतलब प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, आय पर कर लग रहा है, या आकस्मिक आय पर कर लग रहा है, या एकाधिकार पर कर लग रहा है, या कोई अनर्जित आय पर कर लग रहा है। तो इस तरह से इसमें लेंगे कि उसकी प्रकृति क्या है। तो अब पहले लेते हैं कि करदाता की मानसिक प्रतिक्रिया। करदाता की मानसिक प्रतिक्रिया का संबंध किससे है, कि यदि किसी व्यक्ति की आय के प्रति मांग की लोच कैसी है, उस आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आय की बेलोचदार मांग है, बेलोचदार मांग का मतलब कि किसी व्यक्ति ने ये निश्चित कर लिया कि मेरा एक निश्चित जीवन स्तर है, रहने सहने का स्तर है, जिस पर 50,000 रुपये प्रति महीना खर्च होते हैं, तो वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी टैक्स लगे, उस 50,000 रुपये को वो मेंटेन करेगा। चाहे यदि टैक्स सरकार ने ज्यादा लगा दिया तो ज्यादा मेहनत करेगा, कैसे भी करके वो 50,000 रुपये हर महीने घर में लाएगा, कि जिससे वो जो जीवन स्तर है उसका वो मेंटेन रहे। इसको कहेंगे कि आय की बेलोचदार मांग है। बेरोजगार मतलब उसने एक निश्चित स्तर बना लिया अपना, जिसको वो बनाए रखना चाहता है। तो यदि ऐसे व्यक्ति पर सरकार कर लगाएगी तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने निश्चित कर रखा है कि मेरा एक निश्चित रहन सहन का स्तर है और इसको मेंटेन करना है।
तो जिसके लिए चाहे उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि सरकार ने टैक्स लगा दिया तो वो ज्यादा आय प्राप्त करने की कोशिश करेगा, ज्यादा परिश्रम करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि इसके के कारण क्या है कि उसने एक निश्चित रहन सहन की आदत डाल ली है। फिर पारिवारिक प्रेम का मतलब कि वो चाहता है कि अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, उनको पौष्टिक भोजन दे, उनको अच्छा रहने का वातावरण दे और उसको स्वच्छ और साफ सुथरे वातावरण में वो रखें। तो इस चीज के लिए भी वो क्या करेगा? यदि सरकार ने टैक्स ज्यादा लगा दिया तो वो ज्यादा काम करेगा, मेहनत ज्यादा करेगा, उस स्तर को मेंटेन रखेगा। तीसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा की इच्छा, क्योंकि हमारे समाज में माना जाता है कि जितना ज्यादा धन होगा, जैसे प्रोफेसर मिल ने तो कहा कि व्यक्ति धनी नहीं होना चाहता, वो धनी दिखना चाहता है। वो चाहता है कि मैं दूसरे की तुलना में ज्यादा धनी दिखूं, तो इसलिए वो ज्यादा काम करता है, ज्यादा परिश्रम करता है। तो पहला तो हुआ कि यदि आय की मांग जो है बेलोचदार है। बेलोचदार का मतलब कि व्यक्ति ने एक निश्चित आय अपनी निश्चित कर ली, एक रहन सहन की आदत बना ली, उस पर जितना खर्चा होता है उसको वो मेंटेन करेगा, उसको वो हमेशा बनाए रखेगा। तो यदि सरकार टैक्स लगा भी देगी तो और ज्यादा मेहनत करेगा, उस निश्चित आय को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि बेरोजगार मांग है तो यदि सरकार ने टैक्स लगाया तो टैक्स का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आता है कि यदि आय की लोचदार मांग है। लोचदार मांग का मतलब है कि उसके प्रति वो उदासीन है। मतलब यदि मान लो पहले 50,000 रुपए उसको एक निश्चित रहन सहन के स्तर के लिए चाहिए होते थे, अब वो क्या सोचेगा कि सरकार ने 5,000 टैक्स लगा दिए, 45,000 रुपए तो क्या फर्क पड़ता है, चलो ठीक है, बच्चों को थोड़े कम क्या कहें कि कम महंगे स्कूल में पढ़ा दिया, कम थोड़े अंदर के वातावरण, थोड़े बेकार वातावरण में रहने लग गए, क्या हुआ तो मैं सस्ते फल खाने लग गया, सस्ती सब्जियां खरीदने लग गया। तो उसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कोई रहन का स्तर बनाया था उसको मेंटेन रखे, उसे ये नहीं फर्क, उसे लगता है कि ठीक है थोड़ी कम हो गई तो कम में गुजारा कर लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति पर यदि आय की लोचदार मांग है कि वो कम भी हो गई तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो व्यक्ति पर कर का बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो व्यक्ति ज्यादा काम करने की कोशिश नहीं करेगा। अब यदि आय की मांग लोच इकाई के बराबर है, इकाई के बराबर का मतलब है कि उसकी माँ काम करने और बचत करने की इच्छा बिल्कुल वैसी ही बनी, कर लगने से पहले जैसी थी, कर लगने के बाद भी वैसी ही रहती, बिल्कुल सेम एक जैसी रहती है। क्यों ऐसा होता है? आय की मांग लोच इकाई के बराबर तब मानी जाती है जब कर लगने के बाद भी व्यक्ति की काम करने व बचत करने की इच्छा वैसी ही बनी रहती है जो कर लगने से पहले थी। इसका कारण उन्होंने क्या बताया कि तो एक तो व्यक्ति को बचत करने की आदत पड़ जाती है, हर व्यक्ति हमेशा भविष्य के लिए बचत करता है, जितनी भी इनकम हो उसके आधार पर वो बचत करता है। दूसरा, व्यक्ति में जन्मजात क्या होती है, प्रतियोगिता की भावना होती है कि हर व्यक्ति अपने आप को दूसरे से धनवान बताना चाहता है, मतलब अमीर दिखना चाहता है। हर व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि मिलने कहा कि व्यक्ति धनी नहीं बनना चाहते, वो दूसरे की तुलना में धनी दिखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी कि उन पर कर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पहले कर स्थिति थी बचत और निवेश करने की, वही कर लगने के बाद भी वही स्थिति रही। अब आता है कर की प्रकृति। कर की प्रकृति में हम ले लिया कि कर कैसा है, प्रत्यक्ष है, आकस्मिक आय पर है, तो उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो व्यक्ति की कार्य करने व बचत करने की इच्छा पर कर की प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है कि किस तरह का कर है। आकस्मिक, यदि सरकार आकस्मिक आय पर कर लगाती है तो इससे व्यक्ति की काम करने, बचत करने, निवेश करने की इच्छा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो कोई लॉटरी से आय अर्जित कर ली, कोई जमीन के रेट तुरंत बढ़ गए, वहां पर कोई मान लो कोई विकास हुआ और उसके कारण से वहां पर रेट बढ़ गए, तो उसमें व्यक्ति ने कोई मेहनत नहीं की। यदि लॉटरी से पैसा निकल गया तो उसमें कोई मेहनत नहीं की, तो उस पर यदि सरकार किसी भी कोई भी टैक्स लगाए, उसके काम करने, बचत करने की और निवेश करने की इच्छा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यदि सरकार आय पर कर लगा देती है, यदि टैक्स तीन तरह के सरकार मेनली दर से टैक्स लगाती है, एक प्रगतिशील दर होता है, एक आनुपातिक और एक प्रतिगामी। प्रगतिशील दर का मतलब होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी टैक्स की दर बढ़ती जाएगी। तो यदि सरकार आयकर पर प्रगतिशील दर से कर लगाएगी तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि करदाता को ये लगने लगेगा कि जितनी ज्यादा आय कमाऊंगा उतनी ही ज्यादा सरकार मुझसे टैक्स लेगी, तो क्यों मैं ज्यादा मेहनत करूं, मैं इतनी ज्यादा मेहनत करने की बजाय आराम कर लेता हूँ। तो ऐसी स्थिति में यदि आय पर कर लगता है और प्रगतिशील दर से लगता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की काम, करदाता की जो है काम करने की जो इच्छा है, बचत करने की जो इच्छा है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो ये समझेगा कि जितनी मेहनत से मैं पैसा कमाता हूँ सरकार मुझसे ले लेती है। अब यदि संपत्ति पर कर लगता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
संपत्ति कर का प्रभाव कार्य करने व बचत करने की इच्छा पर समान रूप से पड़ता है। इससे कार्य करने की इच्छा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। पर संपत्ति पर जब टैक्स लगता है तो उसका वैसे ज्यादा बुरा प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, क्योंकि संपत्ति भी क्या है, अर्जित करता है व्यक्ति, और उसकी इनकम पर सरकार टैक्स लगाती है, तो वो ज्यादा बुरा, मतलब उस आय पर जो कर लगता है उसकी तुलना में कम बुरा प्रभाव उस पर पड़ता है। तो इस तरह से हमने लिया कि आकस्मिक आय पर लगेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने अर्जित नहीं की। आय पर यदि सरकार टैक्स लगाएगी तो उसकी काम करने, बचत करने और निवेश करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि जितनी मेहनत से मैं धन कमा रहा हूँ सरकार मुझसे वसूल कर रही है। संपत्ति पर भी यदि अच्छा भी प्रभाव पड़ सकता है, ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन आयकर की तुलना में इस पर कम बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब हम लेते हैं साधनों का विभिन्न उपयोगों में स्थानांतरण, कि कर के लगने से साधन किस तरफ जा रहे हैं, साधनों का जो उपयोग है वो किस तरफ हो रहा है। कर भार से बचने के लिए साधनों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, उत्पादन प्रभावित होगा, जिसके लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रभाव होंगे। जब सरकार टैक्स लगाएगी, मान लो एक राजस्थान में टैक्स लगा दिया और हरियाणा में नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, अपने साधनों को हरियाणा की तरफ ले जाएंगे, वहां पर उद्योग धंधे लगाएंगे, वहां उस टैक्स से बचने के लिए वहां पर वो उस उत्पादन को करेंगे। तो इसके लाभदायक प्रभाव भी हो सकते हैं और हानिकारक प्रभाव भी। लाभदायक प्रभाव में इन्होंने कहा कि जब सरकार नशीली वस्तुओं के उत्पादन से साधनों को हटाकर आवश्यक या जन उपयोगी पदार्थों के उत्पादन में लगाती है। जब सरकार ने नशीली वस्तुओं के उत्पादन पर टैक्स लगाया, वो महंगे हो गए, महंगे हो गए तो उनकी मांग कम हो गई, मांग कम हो गई तो अब उत्पादकों के लाभ कम हो गए, लाभ कम हो गए तो वो क्या करेंगे, अपने साधनों को ऐसी वस्तुओं की तरफ ले जाएंगे जहां पर उनको लाभ की संभावना है। तो वो क्या करेंगे, जन उपयोगी पदार्थों की तरफ, मतलब आवश्यक वस्तुओं जिनकी की बिक्री होती है उन पर लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये स्थानांतरण क्या होगा, लाभप्रद होगा। क्यों, क्योंकि इससे आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, उनकी कीमत कम होगी, और कीमत कम होगी तो व्यक्ति ज्यादा उपभोग करेंगे, ज्यादा उपभोग करेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनकी काम करने और बचत करने की योग्यता भी बढ़ेगी, इच्छा भी बढ़ेगी, देश में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। अब हानिप्रद स्थानांतरण क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जब टैक्स लगाती है तो आर्थिक साधनों का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा, जैसे हमने कहा नशीली से जन उपयोगी वस्तु। अब ये भी हो सकता है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स लगा दे, जो जरूरी उपभोग की वस्तुएं हैं, अनिवार्य वस्तुएं हैं, जन उपयोगी वस्तुएं हैं, यदि उन पर सरकार ने टैक्स लगा दिया तो क्या होगा, वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और उनका उत्पादन क्या होगा, कम होगा। अब उत्पादक क्या करेगा, उन साधनों को दूसरी तरफ ले जाएगा। यदि वो वस्तुएं महंगी हो गई और लोग कम उपभोग कर रहे हैं तो दूसरी वस्तुओं की तरफ उनके उत्पादन को ले जाएगा। तो यदि ऐसी स्थिति हो गई कि उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया और उनका उपभोग कम हो गया, तो वो क्या होगा, देश के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि व्यक्ति यदि आवश्यक वस्तुओं का उपभोग नहीं करेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, काम करने की योग्यता और क्षमता उसकी घट जाएगी, घट जाएगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो देश का विकास नहीं होगा, जो कि राष्ट्र हित में नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि करारोपण से जो साधन है, इसके साथ साथ साधन जो है वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। यदि विकसित क्षेत्रों से पिछड़े क्षेत्रों की तरफ साधनों का स्थानांतरण हो रहा है तो ये अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उन पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा। इसके विपरीत यदि पिछड़े क्षेत्रों में सरकार साधनों को हटाकर उनको विकसित क्षेत्रों की तरफ ले जाती है तो ऐसी स्थिति में पिछड़े क्षेत्रों का विकास रुक जाएगा। अब है कि यदि सरकार ने टैक्स लगने से जो साधन है वो वर्तमान से भविष्य की ओर जा रहे हैं या भविष्य से वर्तमान की ओर। कुछ करों के लगने से उपभोक्ता अपना उपभोग बंद कर देते हैं और उनकी बचत बढ़ जाती है, जिससे भविष्य के लिए पूंजी का निर्माण होता है, जैसे बिक्री कर, उपभोग कर। यदि सरकार ने उपभोग पर कर लगाया, व्यय पर कर लगाया, तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने व्यय को कम कर देगा। व्यय को कम करने का मतलब है आय का जो भाग वो खर्च कर रहा था, बचत हो गई, बचत बढ़ गई, बचत बढ़ गई इसका मतलब निवेश होगा और पूंजी निर्माण होगा। परंतु कुछ कर ऐसे होते हैं जो वर्तमान में बचत को हतोत्साहित कर देते हैं, और ऐसे कर साधन को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान की ओर स्थानांतरित करते हैं। पहले वाला जैसे उपभोग पर, व्यय पर, बिक्री कर, इन पर कर लगाया तो सरकार क्या हुआ कि इससे व्यक्ति ने व्यय कम कर दिया और बचत ज्यादा हो गई। ऐसी स्थिति में
उसका पूंजी निर्माण बढ़ेगा। लेकिन यदि सरकार ने बचत पर कर लगाया या यूं कहीं संपत्ति पर यदि सरकार ने कर लगाया, संपत्ति पर कर लगाने का मतलब बचत को व्यक्ति निवेश करता है और वो संपत्ति बनती है उसकी, तो उस पर यदि सरकार ने कर लगाया तो व्यक्ति सोचेगा कि संपत्ति क्यों अर्जित करूं, मैं तो खर्च कर देता हूँ, तो वो उसी भविष्य में बचाने की अपेक्षा वर्तमान में उसको खर्च कर देगा, और ऐसी स्थिति में बचत कम होने से भविष्य में पूंजी का निर्माण कम होगा, जो सही नहीं है। तो इस तरह से ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार ने व्यय पर कर लगाया है, भोग पर कर लगाया है या संपत्ति पर कर लगाया है। तो ऐसी स्थिति में यदि उपभोग या व्यय पर सरकार ने कर लगाया है तो व्यक्ति उपभोग को बंद करके बचत ज्यादा करेगा, बचत ज्यादा करेगा तो भविष्य के लिए पूंजी का निर्माण होगा और साधन जो है वर्तमान से भविष्य की ओर जाएंगे। और इसके विपरीत यदि सरकार ने संपत्ति पर ज्यादा कर लगा दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, साधन जो है व्यक्ति जो है बचत कम करेगा, बचत कम करेगा तो पूंजी का निर्माण कम होगा और ऐसी स्थिति में साधन भविष्य से वर्तमान की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे। अब है आर्थिक साधनों के विभिन्न उपयोगों और स्थानों पर प्रभाव। करों के प्रभाव से साधनों का पुनर्वितरण हो सकता है। विभिन्न स्थानों पर आयकर एवं व्यापारिक कर की दरें अलग अलग होने के कारण ऐसी संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। कभी कभी साधनों का स्थानांतरण अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। ये तब होता है जब दोनों देशों में कर की दरें भिन्न भिन्न होती हैं। विभिन्न साधनों का जो विभिन्न उपयोगों और स्थानों पर क्या किस तरह से पुनर्वितरण होगा कि यदि मान लो किसी एक देश में कर की दरें कम है श्रम और पूंजी पर, तो क्या होगा, उस देश की तरफ साधन स्थानांतरित हो जाएंगे। इसी तरह यदि किसी एक उपयोग में कर की दरें कम है, व्यापार की दरें कम है, व्यापारिक कर की दरें कम है, आयकर की दर कम है, तो उस स्थिति में साधन उस तरफ स्थानांतरित हो जाए। तो जिस तरफ कर की दर कम होगी उस तरफ साधनों का स्थानांतरण हो गया, चाहे वो देश हो, चाहे एक ही देश में अलग अलग स्थान हो, चाहे विभिन्न उपयोग हो, तो उनके आधार पर साधनों का स्थानांतरण होगा। तो जिस तरफ उत्पादक को लाभदायक लगेगा वो उस तरफ अपने साधनों को हस्तांतरित कर देगा। तो ये निर्भर करेगा कि यदि उपयोगी वस्तुओं की तरफ साधन हस्तांतरित हुए हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ेगा, वरना उत्पादन घट जाएगा। यदि दूसरे देश में साधन चले गए तो अपने देश में साधन कम होने के कारण उत्पादन कम होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से करारोपण का उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। इससे काम करने, बचत करने, निवेश करने की योग्यता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इच्छा पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, जो उसमें उत्पादन को प्रभावित करेगा। तो इस तरह से ये हुआ करारोपण का उत्पादन पर प्रभाव। धन्यवाद। थैंक यू।